अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे पूजा ने भेजी है, ज़िला शहरपुर से। ज़िला उन्होंने क्या लिखा है, या शहरपुर। पूजा की पहले भी मैंने अभी एक रिसेंटली कहानी आपको सुनाई है और मैंने कहा था एक उन्होंने और कहानी भी भेजी हुई है जो इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। वही कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूं। पूजा कहती हैं कि सर, जब आपकी कहानी आनी होती है तो मोबाइल मेरे हाथ में बेचैनी से इंतज़ार कर रही होती हूँ। इस तरह मोबाइल को पकड़ा होता है कि बस सब काम भूल के किचन में मैं खड़ी होती हूँ कि कहानी आने वाली है। वो कह रही हैं कि जब से मैंने ये आपका चैनल सब्सक्राइब किया है तो बस कहानी है और मैं हूँ। एक दिन में 2 से 3 कहानियाँ सुनने की कोशिश करती हूँ। मेरी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुकी है आपकी कहानी कि कोई नहीं जानता कि मैं कितना बेसब्री से इस कहानी का इंतज़ार करती हूँ। 15 मिनट पहले ही जिस दिन कहानी आनी होती है मोबाइल हाथ में लेके मैं बैठ जाती हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आप बीती भेजी है। कोशिश करूँगा कि कोई भी वाक़या भूल ना जाऊँ, क्योंकि जिस शख्स के साथ ज़िंदगी में जो वाक़यात हुए होते हैं वो तो अपने हर वाक़ये को उसने याद किया होता है और वो सुना रहा होता है, वो अपनी आप बीती बता रहा होता है। एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने गुजरा होता है, उसको याद होता है। लेकिन जब अपने ढेर सारे वाक़यात जिसमें वो भूल भी जाते हैं, बहुत सारे लोग कहानी भेजते हुए आगे पीछे भी कर देते हैं कि सॉरी सर, एक वाक़या आपको बताना भूल गई, एक और बात भी बताना भूल गई। तो बहुत सारे वाक़यात जब मुझे बताते हैं तो मेरी पूरी कोशिश होती है उनको मैंने लफ्ज़ों में ढालना होता है, सारे वाक़यात याद कर सकूँ उस शख्स के साथ जिसके साथ वाक़यात हुए होते हैं। उसके लिए तो हर बात अहम होती है उसकी नज़रों में। तो मुझे देखना होता है कि कहानी बोरिंग भी ना हो और हॉरर जितने भी सीन हैं वो सारे मिस ना हों। तो मैं कोशिश करता हूँ। पूजा, आपकी भी बहुत ज़बरदस्त कहानी है। पूरी आप बीती, जब आपकी शादी हुई 2006 में, तब से लेके आज तक की आप बीती आपने मुझे भेजी है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन तीनों दिनों में जब मैं लाइव शो करता हूँ ना तो एक कॉल आती है, सर मैं पूजा इंडिया से, पानी दम कर दीजिए। तो ये जो लफ्ज़ मेरे कानों में अभी भी वो याद आ रहा है मुझे, लाइव में ये आती है इनकी आवाज़। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। वो सलाम दुआ के बाद डायरेक्ट पानी दम करवाती हैं। कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं बताया। तो इस कहानी को जो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ इसके बाद आपको भी समझ आ जाएगा कि क्यों वो डायरेक्ट सलाम दुआ के बाद पानी दम कराती हैं। उनकी ज़िंदगी में इतने वाक़यात हो चुके हैं, इतने वाक़यात हो चुके हैं कि हर तरह के पीर फ़कीर आमिल ये वो सबको आज़मा के जब वो थकी हैं तो फिर उनको एक रास्ता नज़र आया, तभी वो फिर कॉल करती हैं लाइव शो में मुझे। वो डायरेक्ट पानी दम कराती हैं और सेटिस्फाई हो जाती हैं। कहानी को शुरू करते हैं। कहती हैं 2006 में मैं अपने उस घर आ गई जो मेरा हकीकी घर था, क्योंकि औरत के लिए घर 2 होते हैं। जब वो बच्ची होती है, खेलती है, कूदती है, उसको पता होता है ये मेरा घर है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे भाई हैं, ये सारे रिश्तेदार हैं। वो उस घर में खेलती रहती है। जूं जूं जवान होती है उसके अंदर एक धड़का सा शुरू हो जाता है, ये घर नहीं है, ये पराया घर है। मैंने ब्याह के किसी और घर में जाना है, फिर वो मेरा घर होगा। कौन सा होगा वो नहीं जानती। औरत तो महसूस करती है, मर्द इसको सोच भी नहीं सकते। इस कहानी को मर्द भी सुनते हैं। तो सोचिए ज़रा, आप जवान हो गए हैं लेकिन आप उस घर के अंदर जो आपकी एफिलेशन है, हर चीज़ से मोहब्बत है, प्यार है, रिश्तों से जुड़े हैं, और आपको कह दिया जाए एक दिन कि ये आपका घर नहीं है, अपने घर जाओ। कौन सा घर? जहां कभी आप रहे नहीं, जहां उन रिश्तों से नए सिरे से ताल्लुकात बनाना है। बड़ा तकलीफ दे अमल होता है, बहुत तकलीफ दे। और ऐसे ही 2006 में पूजा ने भी अपने माँ बाप के घर को खैराबाद कहा और अपने उस घर के अंदर आ गई जो अब असल में उनका हकीकी घर था, जहाँ पे जीना मरना लिखा था। अब जितनी भी जिंदगी है उसी घर में गुजारनी थी। हर औरत इसी तरह ही अपने माँ बाप के घर से रुखसत की जाती है कि बेटा वो अब तुम्हारा घर है। तो औरत का कभी भी ये ना सोचिएगा एक घर होता है, औरत के हमेशा 2 घर होते हैं। एक घर को छोड़ते हुए तकलीफ में होती है क्योंकि माँ बाप को छोड़ रही होती है, और जब उस घर में चली जाती है तो फिर दिल इधर भी लगा रहता है, दिल उधर भी लगा रहता है। खैर, वो कहती है 2006 में जब इस घर में शादी होके आई तो यहाँ पे टोटल 3 लोग रहते थे। मेरी सास, मेरा ससुर और मेरा पति।
चौथी मैं थी जो इस घर में ब्याह के आई थी। काफ़ी बड़ा घर था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अल्लाह का दिया यहाँ पे सब कुछ था। शौहर का उन्होंने नाम नहीं लिखा, मेरे सामने लिखना वॉइस मैसेज है, बोलना भूल गई हैं, तो मैं उनको यहाँ पे शौहर से ही मुखातिब कर लूँगा। वो कहती शुरू के 2 महीने तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एक रात मैं ऐसी सोई कि मुझे ख्वाब नज़र आया। ख्वाब मैं बहुत कम पहले देखती थी, लेकिन उस घर के अंदर पहला ख्वाब था जो मैं देख रही थी। मैंने देखा कि इसी नए घर के अंदर जहाँ मेरी शादी हुई है, जो मेरे पति का घर है, सास ससुर जहाँ पे रहते हैं, मैं वहीं पे हूँ। और मेरे सामने एक और मेरी जैसी पूजा, जो बिल्कुल मैं ही हूँ, जिसके कपड़े, जिसका कदो कामत, शक्लो सूरत बिल्कुल मेरी तरह है, उसके बाल खुले हैं और मेरे सामने खड़ी है। और मुझे एहसास हुआ कोई पीछे भी है। मैंने मुड़ के देखा तो पीछे, हाँ पीछे एक उसी तरह की पूजा खड़ी थी, जिस तरह अभी अभी मैंने कपड़े पहने थे, अभी अभी जिस तरह बाल बांधे थे, जिस तरह मेरा इस वक्त हुलिया था, मेरे पीछे खड़ी हुई पूजा का भी सेम हुलिया था। मैंने दोबारा मुड़ के अपने सामने वाली को देखा, वो बाल खोले खड़ी थी और पीछे वाली बिल्कुल मेरी तरह हुलिया बनाकर खड़ी थी। मेरे आगे और पीछे मेरी तरह की 2 पूजा खड़ी थी। ये क्या माजरा है? वो जो बाल खोले खड़ी थी और जो पीछे खड़ी थी, उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे कोई किसी के घर में अचानक चला जाए और जो घर का मालिक होता है एकदम से सामने आके पूछता है, हाँ भाई कौन हो, कहां से आए हो और अंदर क्यों आए हो। उनके चेहरे के तासुरात ऐसे सवालिया निशान थे जैसे वो इसी घर में पहले से मकीम हो, इसी घर में पहले से रहती हो और मुझसे सवाल पूछ रही हो, तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो और इस घर में क्यों आई हो। वो दोनों मुंह से बोल कुछ नहीं रही थी, लेकिन अंदाज, सवालिया निशान ऐसा ही था। सुबह आंख खुल गई, लेकिन ख्वाब बिल्कुल ऐसे याद था कि जैसे अभी अभी मैंने ख्वाब देखा। मैं परेशान सी हो गई, ये कैसा ख्वाब था। मैंने अपने आप को एक अजीब सी हालत में देखा है, लेकिन क्योंकि ये एक ख्वाब था इसलिए मैं अपने कामों में मसरूफ हो गई, उसको भूल गई। दूसरा मैंने ख्वाब देखा, कुछ ही दिनों के बाद मैं उसी घर में चारपाई पे लेटी हूं, रात का टाइम है। एक मुंह छुपाए हुए, मुंह को उसने बांधा हुआ है और काले शलवार कमीज को पहने हुए वो एक काला सा शख्स बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। सिख फैमिली से उनका ताल्लुक है। वो कहते हैं उसके हाथ में जिस तरह बड़ी किरपान होती है, किरपान तो बड़ी होती है जो सिखों ने लटकाई होती है, खंजर सा, इसी तरह का एक छोटा सा खंजर उसके हाथ में था और वो खंजर लेके मेरी तरफ आ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, साकित सी बैठी हुई हूं। वो चलता हुआ मेरे बाजू के करीब आया और उसने मेरे बाजू को काटना शुरू कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मेरे बाजू से खून निकल रहा था, यहां तक कि मेरी आंख खुल गई। खौफ के आलम में मेरी आंख खुल गई, कोई मेरे बाजू को काट रहा था। तभी मैंने फौरन अपने बाजू की तरफ देखा। मेरे बाजू पे तो कुछ नहीं था, लेकिन इस अंदाज में महसूस हुआ जैसे हल्का हल्का बाजू में दर्द है। हाँ ये ख्वाब था। वो अपने आप को फिर से दिलासा देने लग गई, ये ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। लेकिन 2 दिन बाद, ये शाम का ही टाइम था, वो घर के अंदर, वो कहती है मैं बैठी हुई थी कि मैंने देखा एक काला साया सा जो कमरे का सामने दरवाजा खुला हुआ था, क्लियर एक जगह से दूसरी दफा चलता हुआ गया है। मैंने अपनी आंखें ऐसे झपकी, ये मेरा वहम है, ये हकीकत में कोई साया था? नहीं, मेरा वहम है। नहीं, एक साया था जो कमरे में मैंने क्लियर एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए देखा है। फिर भी ये वहम है या साया, मैं अपनी जगह से उठी और डरते डरते कमरे के अंदर चली गई। कमरे के इर्द गिर्द हर जगह पे झांक कर देखा, कहीं पे कुछ भी नहीं था। वापस काम करने लग गई और ये शुरुआत थी। दूसरी दफा उसी साये को, वही काला स्या शैडो जो एक साया सा था, मैंने उसी जगह कमरे के अंदर से उसको निकल के बाहर दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा और क्लियर वो चलता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। और मुझे लगा कि आज मेरा वहम नहीं था, वो काला स्याह सा था, एक साया सा था। उसका शक्ल सूरत मैंने नहीं देखी, लगता ऐसे था जैसे इंसान की जिसामत होती है वैसे ही उसकी जिसामत थी, लेकिन उसमें चेहरे के नक्श, आंखें, नाक, कान, मुंह ऐसा कुछ भी नहीं था, काला स्याह सा था।
जैसे इंसान की परछाई होती है, इंसान का शैडो होता है, इंसान चलता है धूप में अपने साये को देखता है, ऐसा ही साया सा था जो चलता हुआ बाहर चला गया। मैं डरने वालों में से नहीं थी, जिंदगी में पहले भी कभी नहीं डरी थी, इस साये से भी मैं डरी नहीं, लेकिन ये जहन में आ गया यहां पे इसका मतलब है कुछ ना कुछ है। और वहीं पे हमारी एक हमसाई, जिसकी अपनी ख्वाहिश थी कि उसके घर में उसकी जो बहू मौजूद थी, उसकी बेटे की बीवी, उसकी बहू, उसके यहाँ 2 साल 2.5 साल हो गए थे, बच्चा नहीं हुआ था, वो हमारे घर आई। मेरी सासू माँ से कहा, मेरा नाम लेके, पूजा की तबीयत कैसी है? मकसद यही था कि वो माँ बनने वाली है कि नहीं। और मैं 2 महीने, मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा था, मैं माँ बनने वाली थी। मेरी सास आगे से खामोश हो गई। जब उसने पूछा क्या हाल है पूजा का, तो मेरी सास ने आगे से बताया नहीं कि हाँ माशाल्लाह 2 महीने हैं, माँ बनने वाली है। वो आगे से खामोश रही, वो उसकी खामोशी को समझ गई, बातें करती रहीं और वो दोनों खवातीन चली गईं। अगले दिन जब वो वापस आई तो कहाँ से होके आई थी, क्या करके आई थी, उस वक्त तक तो हमें नहीं पता था, लेकिन वो बहुत कुछ करके आई थी। मेरी सासू माँ ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर चलती हुई आ गई तो मेरी सास बोली, पूजा इनके लिए पानी और चाय का इंतज़ाम करो। मैं उनके लिए चाय और पानी लेने चली गई और वो बैठ गई, गपशप होती रही। जब वो जाने लगी तो उन्हीं में से वो जो खातून थी उठ के खड़ी हुई और उसने मेरे पेट पे हाथ एक ख़ास अंदाज में टच किया, जिसको मैं शर्मा के पीछे हट गई। लेकिन वो जिस तांतरी से मेरे इस पेट के लिए क्या कुछ लेके आई थी, जो उस वक्त तक मुझे नहीं पता था, उसी ने ही उसको कहा था कि उसके पेट में ये हाथ फेरना। मैं उस तरह मजाक में समझी जिस तरह एक लड़की जिसकी शादी हुई होती है और पहली दफ़ा माँ बनने जाती है, माँ बनने जा रही होती है, तो उससे कोई भी मजाक करता है, मैं उसको इस तरह मजाक समझी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मजाक नहीं है। मेरे हाथ पे फेरा गया हाथ आगे क्या करने वाला था। वो तो उस घर से चली गई। शाम को मैंने और मेरे शौहर ने एक शादी पे जाना था और जब हम शादी पे वहां पहुंच गए तो मेरे पेट के अंदर ऐसा दर्द उठा, ऐसा दर्द उठा कि तकलीफ से मेरी हालत बुरी हो गई। और उसके बाद फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि बस वो जो भी पेट में था वो ज़ाय हो गया। और उसी के 2 से 3 दिन बाद उसी की वो बहू जो 2-2.5 साल से मां नहीं बन पा रही थी, उसने खबर सुनाई अपनी सास को कि वो मां बनने वाली है। और 2-3 दिन का गया, यानी कुछ दिनों बाद, उसी महीने उसने अपनी सास को बताया वो मां बनने वाली है। वो यकीनन कुछ इस तरह का अमल करा के आई थी जिसकी वजह से मेरे जो पेट के अंदर बच्चा था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद वो मां बन गई। यकीनन उस तांत्री ने उसको कहा था कि ये बच्चा जब ख़त्म होगा तभी वो मां बनेगी। ये उनको कैसे पता लगा, ये आगे बताता हूं। अब उसी औरत ने ही पूजा की सासू मां को एक दवाई की तरफ लगा दिया, हकीम की दवाई की तरफ। वो नहीं चाहती थी कि इनके यहाँ बच्चा हो। गांव के अंदर अब भी ये जेलसी मौजूद होती है, ऐसे छोटे शहरों में भी, जहां पे देखते हैं दूसरों की बहू को तो बच्चा होने वाला है, हमारी बहू को नहीं हो रहा, तो इसके बजाय वो अपनी बहू का इलाज कराएं या इलाज चल भी रहा होता है तो उनकी हसन नजरे बाद दूसरी बहू की तरफ जाता है, उसका भी नहीं होने देना, ताकि बराबरी रहेगी कि कोई हमारे ऊपर भी उंगली उठाएगा तो हम कह देंगे उनका भी नहीं हुआ। और कुछ ऐसा ही ये मामला था। वो कहती हैं, और हमने दवाइयाँ, हकीम, ये वो शुरू कर दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे साथ काम डल चुका है, काम पड़ चुका है। वो कहती हैं वाकयात उन्होंने आगे पीछे काफ़ी बताए, तो मैं खुद भी उनको कुछ तरतीब देने जा रहा हूँ, आगे पीछे करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं हमारी छत के ऊपर एक तार हमने बांधी हुई थी कपड़े लटकाने के लिए। दोनों तरफ लोहे के मोटे मोटे पाइप लगाए गए थे और पाइप के नीचे ईंट रखी थी। पतली ईंट होती है, एक तो बड़ी मोटी ईंट होती है, एक टाइल बोलते हैं उसको, पतली ईंट दोनों तरफ रखी गई थी, थोड़ा सा ऊंचा रहे। काफी अरसा वो तार इस तरह लगी रही और हम उस पर कपड़े डालते रहे, यहां तक कि वो तार झुक सी गई।
तो एक दिन मेहमान आए हुए थे मिलने वाले कुछ, तो शोहर ने कहा यार ज़रा बैठे, ऊपर जोर लगाना पड़ेगा, पाइप को हटाना पड़ेगा, तो आजो ज़रा उसको ऊंचा कर देते हैं, कपड़े नीचे टच होते हैं। 2-3 लोग थे, उन्होंने जोर लगा के पाइप को ऊपर उठाया और उस नीचे से जब ईंट को हटाया ताकि कोई और 1-2 ईंटें रख सकें, तो उसी वक्त एक खास किस्म की जो आधे हाथ जितनी थी हड्डी बरामद हुई। उस हड्डी को देखते ही मेरी सासू मां समझ गई कि यह हड्डी खुद ब खुद कैसे आ सकती है। इतना वजनी पाइप के नीचे एक टाइल रखी है, ईंट रखी है, उसके नीचे ये हड्डी। और जिन्होंने ये पाइप ये लगाए थे उन्होंने कोई भी इस तरह की चीज इसके नीचे नहीं रखी थी। तो ये कंफर्म हो गया था कि बाद में किसी ने इतने मोटे भारी भरकम पाइपों को हटा के उसके नीचे बाकायदा हड्डी रखी थी। मेरी सास ने वो हड्डी देखी तो उठाकर फेंक दी, लेकिन वो समझ चुकी थी। मुझे उस वक्त तक अंदाजा नहीं हुआ कि जादू का काम हमारे ऊपर शुरू हो चुका है। ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरे शौहर के ऊपर भी एक जादू था जो किया जा रहा था। अब उस घर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे नजर आ रही थी, अजीबो गरीब से ख्वाब में मुसलसल देख रही थी, और वो जो शैडो था अक्सर मैं उस घर में देखती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हो रही थी वो ये थी, जो मुझे भी समझ नहीं आई थी। हमारे दिमाग इस तरह के हो रहे थे कि जब इंसान के साथ इस तरह के वाकयात होते हैं, 2006 में मोबाइल मौजूद था, लोग एक दूसरे से मोबाइल पे बातें भी करते थे, तो बजाय कि मैं अपने घर वालों को, मिलने वालों को बताऊं कि ये वाकयात हो रहे हैं, मेरा और मेरे शौहर का दिमाग इस अंदाज में बंद हो गया था कि सब कुछ मैं, मेरी सास, मेरा शौहर हम देख रहे थे, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे थे। एक गशी सी थी, एक नींद की सी कैफियत थी जिसमें हम चले जाते थे। क्योंकि अक्सर ऐसे होता कि एक रात में उठी, मैंने देखा मेरे शौहर रात के टाइम उठ के बैठा हुआ है। किसी भी बीवी के लिए एक परेशानी की बात होती है, शौहर का इस तरह उठ के बैठने का मतलब होता है कि वो शदीद टेंशन में है, किसी परेशानी में है। आधी रात का वक्त है और मेरा शौहर इस तरह बैठा हुआ, मैं एकदम से उठ के बैठ गई। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है आपको, आप क्यों इस तरह उठ के बैठे हैं? उसकी आंखें एक जगह पे रुकी हुई थी, जैसे वो खलाओं में बैठा घूर रहा था, और मुझसे बोला, ऐसे अंदाज में बोला जैसे वो एक रोबोट सा। मुझे कहता है कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। और पूजा कहती है, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं सो रही हूं, और फिर मैं सो गई। ये नॉर्मल बात नहीं थी। कोई भी बीवी किस तरह एक दफा शौहर के कहने पे सो सकती है, वो तो परेशान हो जाए। लेकिन ये सिलसिला फिर ऐसा शुरू हुआ कि उसका शौहर अक्सर उसको रात को एक मखसूस अंदाज में, कभी लेटा हुआ है बिस्तर पर जाग रहा है, बैठा है सर घुटनों में देकर बैठा है, कभी आसमान को तक रहा है और कभी ऐसे सामने घूरे जा रहा है। वो इस तरह उसको अक्सर नजर आता, लेकिन वो भी उससे पूछती और उसको कहता कुछ नहीं तुम सो जाओ, और वो सो जाती। वो कहती हैं इस घर के ऊपर जादू तो अपना असर कर चुका था, और मैं एक दिन छत पर गई। शाम का ये टाइम था, सूरज तकरीबन गरूब हो चुका था, ऊपर धूप नहीं थी। अब मैंने जैसे ही देखा वो जो पाइप सा था, पाइप की तरफ से एक साया सा आ रहा था जमीन पे, जैसे कोई जमीन पे साया सा हो। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा कहीं से साया आ रहा होगा, एक नॉर्मल सी बात थी। मैंने साये को देखा और मैं चली गई नीचे। फिर मुझे ऊपर आना था क्योंकि अभी 4-5 चक्कर मेरे ऊपर लगने थे। फिर मैं दोबारा जब ऊपर आई तो उसी जगह पे फिर से मेरी निगाह पड़ी, तो वो जो साया सा पहले मुझे नजर सा आया था, अब लगा जैसे वो कोई बैठा हुआ है चौकड़ी मारे, आलती पालती मारे। मैंने उसको वहीं पे खड़े होकर देखा, कोई आलती मालती मारे बैठा है, किसी का साया है। मैंने जिस पाइप की तरफ से, जहां से वो साया आ रहा था, वही पाइप जिसके नीचे से हड्डी निकली थी, उसकी तरफ खड़े होकर गौर से देखा, वहां पे कुछ भी नहीं था। साये की तरफ देखा, साया है। मैं फिर भी नीचे चली गई। उसके बाद फिर से मेरा ऊपर अभी 1-2 और चक्कर थे, ऊपर काम जो मैं कर रही थी ऊपर, क्योंकि डबल स्टोरी ये मकान बना हुआ है और कोने पे बना हुआ है। तो कहती है मैं फिर जब ऊपर आई और अपने काम की तरफ, तो फिर मेरे दिमाग के अंदर वो जगह, वो मखसूस जगह जहां मैंने किसी साये को फिर बैठे हुए देखा था, अब ज़रूर थी। अपना काम करते हुए जैसी मेरी वहां पे निगाह पड़ी तो बाकायदा उसके अंदर मैंने
हलचल देखी। एक ऐसा साया जो पहले नजर आया और बाद में चौकड़ी मारे बैठा था, अब मैंने देखा वो बाकायदा खड़ा हो रहा है और मेरी आंखों के सामने वो साया सा खड़ा हो गया। और फिर मैंने पाइप की तरफ देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था, चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था सिवाय मेरे और उस साये के। तो मैं जल्दी से भागती हुई नीचे चली गई, क्योंकि इसी ही छत पे मेरे साथ एक और बहुत बड़ा वाकया पहले भी हो चुका था। और जब दूसरी दफा ये शैडो वाला वाकया हुआ तो उसके बाद फिर मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं छत पर जाऊंगी ही नहीं। वो कहती हैं कि एक दिन मैच लगा हुआ था, शौहर रात के टाइम नीचे मैच देख रहे थे और मैंने कहा मुझे मैच तो इतनी पसंद नहीं है, मैं ऊपर जाकर लेट जाती हूं। वो कहती मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गई दूसरी मंजिल पे, और वहां पे वो जो चारपाई पड़ी होती है, मंजी जिसको पंजाबी में बोलते हैं, देसी मंजी वो कह रही थी, उस चारपाई पे जाकर लेट गई। तो मेरी सासू माँ भी नीचे बोर हो रही थी, उनको भी मैच वगैरह पसंद नहीं था। उन्होंने कहा मैं भी ऊपर जाके सो जाती हूँ, नीचे मैच लगा हुआ, ऊंची आवाज में शोर आ रहा है। वो भी चलती हुई ऊपर आई और मेरे साथ ही वो लेट गई। ये मैं साथ में मोबाइल में इसलिए कि उनके इतने वाकयात हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो वो कहती हैं, एक वाकया मुझे उनका और भी याद आ गया, मैंने कहा ना बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, कि जब शौहर के ऊपर वो जादू का हड्डी का मामला निकला था तो तभी से हमें तो पता नहीं था, लेकिन जादू वाला मामला शुरू हो चुका था। और मुझे उस वक्त तक भी समझ क्यों नहीं आई उसकी रीजन क्या थी कि शौहर उठ के बैठते हैं और बीवी से कहते हैं सो जाओ, तो कहती है मैं चुप करके सो जाती थी। क्यों बाद में आके लगा जैसे हमारा दिमाग बंद सा हो गया, उसकी रीजन यही थी। कहती है कि एक दिन ऐसे ही मेरी आंख खुली, जिस तरह मैं शौहर को देखती थी कि उठ के बैठे हुए हैं, मेरी रात को सोए हुए आंख खुली, मैंने देखा शौहर मेरे आज सोए हुए थे और मेरी वैसे ही आंख खुल गई थी। लेकिन मुझे उस वक्त महसूस हुआ साथ वाली चारपाई पे जहां पे मेरे शौहर सोए हैं वहां पे कोई खड़ा है, और मैंने उस तरफ गौर करके देखा तो वो एक काला स्याह सा साया था जो बिल्कुल चमक रहा था। एक काला स्याह साया इस तरह का होता है जिस तरह इंसानी शैडो होता है, इंसानी साया होता है, लेकिन वो काला स्याह साया इस तरह का था, वो बिल्कुल चमक रहा था, हल्का हल्का उसमें से चमक आ रही थी। मैंने उसको खड़े हुए देखा, लेकिन उस वक्त भी मेरे दिमाग पे ऐसी खुमारी सी थी जैसे मुझे एक मैसेज आया हो, मेरे दिमाग को किसी ने सुला दिया हो, कि मैंने देखने के बावजूद आंखें बंद की और सो गई। ऐसा एक दफा और जो मैंने वाकया देखा कि मेरे शौहर लेटे हुए थे और मैं उनके पांव वाली जगह पर जाकर लेट गई ऐसे कुछ देर के लिए। तभी मुझे महसूस हुआ उनके तकिए के पास कोई है। चारपाई पे लेटे लेटे जैसे इस बात का एहसास हुआ तो मैं एकदम से मैंने सर उठाया और मुड़ के उनके तकिए की तरफ देखा तो एक ब्लैक साया उनके सरहाने बैठा हुआ था और कमर करके बैठा हुआ था। मैं एकदम से छलांग मारकर उठ के खड़ी हो गई, और मैं जैसे ही खड़ी हुई और फिर उसी तरफ देखा तो अब वहां पे कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने जिस वक्त सर उठा के उस साये को तरफ देखा तो क्लियर एक साये को देख लिया था जो बिल्कुल एक साये की तरह था, और ऐसा था जिसके आर पार भी देखा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद वहीं पे बैठा हुआ महसूस भी इस तरह हो रहा था कि उसको मैंने यहां तक नोट कर लिया कि उसका मुंह दूसरी तरफ है, उसकी कमर मेरे शौहर की तरफ है और सरहाने के बिल्कुल करीब बैठा है कमर करके। ऐसा गहरा साया भी नहीं था कि मैं उसकी दूसरी तरफ ना देख सकती, उसकी जिस्म के अंदर भी मैं आर पार देख पा रही थी। यह मेरा वहम नहीं था। और जब मैं उठकर खड़ी हुई मैंने देखा वहां पे कुछ नहीं है, तो फिर मैं वहां से चल के अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई।
मैं वाकया सुना रहा था। वो कहती हैं कि मैं छत पर जाकर लेट गई, नीचे मैच की आवाज़ खुली हुई थी, तो मेरी सासू माँ भी ऊपर आकर लेट गई। जैसे ही हम आकर लेट गई, अभी हम दोनों सोई नहीं थी, तो नीचे गली के अंदर से कोने पे ये बना हुआ मकान है, बिल्लियों के लड़ने की और रोने की आवाज़ें आ रही थी। बिल्लियां जब कभी लड़ती हैं तो ऐसी खौफनाक आवाज़ें पैदा करती हैं कि यकीन मानिए अच्छा खासा बंदा डर जाता है। नॉर्मल लड़ाई और होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी खौफनाक लड़ती हैं कि मुझे उस लम्हे मुझे खुद भी ये एहसास होता है। और मैं बाहर कई दफ़ा मॉडल टाउन में रहते हुए मुझे ऐसे बिल्लियों की लड़ने की इस अंदाज में आवाज़ें आई कि मुझे लगा कि नहीं, ये बिल्लियां नहीं हैं, और मैं बाहर निकल गया बाकायदा देखने के लिए। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि वो जो लड़ने का स्टाइल था और वो जिस तरह मुंह से आवाज़ें निकाल रही थी, मुझे लगा कि ये कोई और वजूद है जो बिल्ली का रूप धारे हुए है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में जिन्नात कहते हैं, जो काली बिल्ली का रूप धारे आपस में लड़ रहे हैं। और जब मैं बाहर निकला तो दोनों ही इंतहाई काली स्याह बिल्लियां थीं, और उनके लड़ने का अंदाज भी ऐसा था जैसे ही अभी अपने आप को मार डालेंगे। फिर भी इस बात की तस्दीक करने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ाई करके चेक कर सकता हूँ, बहुत चीज़ें मुझे पता लग जाती हैं, लेकिन इंसान जैसे हर वक्त तो एक तैयारी में नहीं होता। मैं नॉर्मली उठ के आ गया था देखने के लिए क्या है, तो मैं चल के बिल्कुल उनके करीब जाने लगा कि इनको डराऊं और भगा दूं। और मैं जब चलते चलते बिल्कुल उनके करीब पहुंच गया, वो टस से मस ना हुई और बैठी रहीं। तो उसके बाद मैंने ऐसे पत्थरनुमा कोई चीज़ उठा के उनको डराने की कोशिश की, तो वो उल्टा मेरी तरफ ऐसे सीधी होंगी, और उनकी आंखें जैसे ही मैंने देखी, मैं वापस मुड़ गया था। मुझे अंदाज़ा हो गया था ये बिल्लियां नहीं हैं। कभी इस तरह के वाक़यात हैं जो आपको सुनाऊंगा। खैर, वो कहती है बिल्लियों की इसी तरह लड़ने की आवाज़ आ रही थी और मैं ऊपर लेटी हुई थी, तो मैंने अपनी सासू माँ से कहा, ये डायने कहाँ से आ गई हैं? मैंने ये जुमला बोला और मैं लेट गई। मेरी सासू माँ को नींद आ गई। मैं ऐसी हालत में थी कि जिसको कहते हैं नींद भी थी और मैं जाग भी रही थी। यानी आपकी आंखें खुली भी होती हैं और आंखें बंद भी होती हैं, आप जाग भी रहे होते हैं, सब कुछ देख भी रहे होते हैं। मेरे साथ भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत आपको शदीद नींद आ रही होती है, आप कहानी, कोई बात, कोई टॉपिक सुन भी रहे होते हैं, जाग भी रहे होते हैं। कहती ऐसी ही मैं एक ऐसी कैफियत में थी कि मुझे लगा कि एकदम छत के ऊपर बिल्लियां ही बिल्लियां जमा हो गई हैं। ये इतनी ज्यादा बिल्लियां थी कि मैं एकदम से घबरा गई। और उनमें जो सबसे बड़ी बिल्ली थी, काली स्याह सी, वो जो सारी बैठी हुई थी, 4 5 8 10, कहती है मैं गिन नहीं सकी, ऐसी बैठी हुई थी, काफ़ी बिल्लियां थी, 8 10 के करीब बिल्लियां थी। मैंने उनको देखा, सारी बिल्लियां बैठी हुई काली स्याह सी हैं, और उनमें से एक जो सबसे बड़ी बिल्ली थी, वो ऐसी चलती हुई आई, आराम से चलती चलती बिल्कुल मेरे सामने आ गई। और जैसे ही वो मेरे सामने आकर बैठी है, तो मैंने उसी लम्हे उस बिल्ली की तरफ ही मेरी निगाह थी। बाकी इर्द गिर्द बैठी हुई थी, उस बिल्ली की जिसामत को ही देख के लगता था कि ये इन्हीं की सरदार है, इनकी बड़ी है, यही सबसे ज़्यादा सेहतमंद और तगड़ी बिल्ली है, यही इनकी बड़ी होगी। तो वो बिल्कुल मेरे सामने जब आई, तो आके अभी बैठी नहीं थी, अपनी टांगों पर खड़ी हुई थी। और तभी मैंने देखा उस बिल्ली ने अपनी आगे वाली दोनों टांगों को उठाया और इस अंदाज में खड़ी होगी, जिस अंदाज में रीछ चल रहा होता है, और अपने आगे वाले हाथ उठाकर सीधा खड़ा हो जाता है। वो बिल्ली भी ऐसी, जैसे ही चारों हाथों पे खड़ी थी, उसने आगे वाली दोनों टांगें उठाई और ऐसी सीधी खड़ी हो गई। ना सिर्फ सीधी खड़ी हुई, बल्कि वो लंबी होनी शुरू हो गई, और लंबी होती होती बिल्कुल एक औरत के कद के बराबर हो गई, और उसका वजूद नीचे से ही तब्दील होना शुरू हो गया। जूं जूं उसके हाथ ऊपर जा रहे थे, नीचे से उसका वजूद धुआं बनकर बदल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे धुआं सा बन रहा है नीचे, और वो धुआं बदलता जा रहा है, और ऊपर बदलते बदलते वो एक लड़की बन चुकी थी। ऐसी लड़की जिसने बाल खोले हुए थे और सारे बाल उसने अपने चेहरे पे गिराए हुए थे। और वो कहती है कि मैंने उसका जो रूप देखा,
मैं चीख मारना चाहती थी। मेरी चीख भी इसलिए नहीं निकल सकी कि मेरे सामने खड़ी हुई लड़की, जिसका मैं चेहरा नहीं देख पा रही थी, उसका सीना आगे वाला इतना बड़ा हो गया था कि उसका सीना नीचे उसके पांव तक पड़ा हुआ था। एक बहुत भयानक मंजर था। एक बिल्ली को मैंने धुआं बनकर लड़की के रूप धारते हुए देखा था, और रूप धारने के बाद उसका चेहरा बालों में छुप गया था, और उसके आगे जो सीना था वो लंबा होकर इतना बड़ा हो गया था कि उसके पाँव में पड़ा हुआ था, और वो कपड़ों के बगैर नंगी सी लड़की मेरे सामने इस अंदाज में खड़ी थी कि मैं चीख मारना चाहती थी, लेकिन मैं चीख नहीं मार सकती थी। ऐसा लगा जैसे मैं सकते किसी हालत में आ गई हूं। अभी ये मैं मंजर देख ही रही थी उसको सामने इस अंदाज में खड़े हुए कि चीख मारूं क्या करूं, कि तभी मैंने देखा एक शोर समझ के आए। मेरी निगाहें उसी लड़की की तरफ थीं जो बिल्कुल कपड़ों के बगैर बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, अजीब से बेढंगे अंदाज में। कि शोर को सुन के मैंने गर्दन को मोड़ा तो मेरी गर्दन हल्की सी मुड़ी, और तभी मैंने देखा पूरी जगह पे बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द भर गए हैं, और सब नीचे बैठे हुए हैं और शोर कर रहे हैं जैसे किसी के आने का इंतजार होता है। और पाँव के ऊपर बैठे, एक होता है चौकड़ी मार के बैठ जाना रिलैक्स होकर लंबे टाइम के लिए, एक होता है आर्जी तौर पे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई इशारा करता है और इंसान उसी तरह पाँव के ऊपर बैठ जाता है, चौकड़ी मार के नहीं, पाँव के ऊपर बैठे हुए थे जैसे किसी के इंतजार में हो। ये कौन है? और जैसे ही उनकी तरफ मैंने देखा तो मैंने अपने उस ताया को देखा जो वफात पा चुके थे। वो भी उनमें बैठे हुए थे, और बाकियों की तरफ भी देखा, कुछ और चेहरे भी ऐसे मुझे नजर आए जो हमारे ही इलाके के थे, वफात पा चुके थे। तभी मुझे उनकी बातों से भी अंदाजा हुआ ये सब के सब मुर्दा लोग हैं, मरे हुए लोग हैं जो इस छत पे जमा हो गए हैं। उसमें बच्चे भी थे, बड़ी उम्र की भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे, सारे थे। वो सारे छत पर बैठे हुए थे। अब मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ उस लड़की को मैंने देखा था, जिसका सीना नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, इतना लंबा हो गया था। मैंने उसकी तरफ देखा, अब वहां पे कोई नहीं था। अब उस छत पे इंसान ही इंसान थे जो शोर कर रहे थे, और सारे ये मुर्दा लोग थे, मरे हुए लोग थे जो जहां पे जमा हो गए थे। अब मेरी आंखें मूव नहीं कर रही थी, मेरी सांस चल रही थी, लेकिन मैं हरकत नहीं कर पा रही थी। और फिर मैंने दोबारा से बिल्लियों के शोर को सुना। फिर ऐसे सुना जैसे बिल्लियां आ जा रही हों, लड़ रही हों, शोर सा कर रही हों। वो लोग भी वहीं बैठे हुए थे, लेकिन उन लोगों को मैं देख पा रही थी, बिल्लियों को मैं देख नहीं पा रही थी। उनकी आवाज़ों को भी सुन रही थी, उनके शोर को भी सुन पा रही थी। और ये वाली कैफियत मेरे ऊपर कितनी देर रही, कितनी देर सकते किसी हालत में ये मैं देखती रही, सुनती रही, उनकी बातों को, उनको बैठे हुए देखती रही, मुझे खुद भी नहीं पता। ऐसे ही लेटी रही मैं कि यहां तक के वो कहते हैं हमारे गुरुद्वारे से, फिर जिस तरह हमारे मुसलमानों की मस्जिद से अजान होती है, उनके गुरुद्वारे से 3-4 बजे उसी तरह स्पीकर से कोई आवाज़ आती होगी। वो आवाज़ आई तो उसके बाद वो कहती हैं ऐसे मेरे सांस में सांस आया और मुझे जैसे होश में आया। हाँ, मैं खुद अपने आप पे परेशान थी कि मैंने क्या मंजर देखा है। हाँ, यहाँ पे उस लड़की को खड़े हुए देखा है, ये सारा भरा हुआ था। मैं एक ऐसी कैफियत में थी जिसको कहते हैं जागती सोई कैफियत में, लेकिन मुझे सब कुछ ऐसे याद था। ये वहम नहीं था, ये मेरा ख्वाब नहीं था, ये हकीकत था। मेरे ख्वाब भी मुझे याद थे, लेकिन ये वाला मैंने ख्वाब नहीं, ये हकीकत देखा था। मैंने फौरन अपनी सास को उठाया और उनको सारी बात बताई, और वो मुझे लेकर नीचे आ गई। लेकिन ये नहीं था कि आज जो मैंने ऊपर देख लिया था ये कोई मेरा ख्वाब था। अब उस घर के अंदर वाकयात मुसलसल इस तरह के हो रहे थे। साये को नजर आना, अक्सर मेरे शौहर मुझे कह देते थे वो देखो कोई अंदर गया है। वो एक साया सा होता और उसको मेरे शौहर भी देख सकते थे, और मेरे शौहर ने भी कई दफ़ा देख लिया था, मेरी सास भी कई दफ़ा देख चुकी थी, मैं भी कई दफ़ा देख चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद हमारे दिमाग इस तरह के बंद थे कि हम कभी किसी से बात ही नहीं कर पा रहे थे। फिर इसी तरह मैंने अपने शौहर को देखा, क्योंकि तोड़ तो हम, मेरी सास ने अपनी तरफ से फिर उसी लम्हे
जब मैंने उसको बताया रात मैंने ये देखा कि फिर वो हमारा दिन था जिसके बाद हमने आमिल, पीर, फ़कीर जिनके पास भी हम जा सकते थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मंजर है सारा, उसके लिए हमने कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन अब भी मैं जो देख पा रही थी, मेरी सासू माँ ने भी देखा था, मेरे शौहर के साथ अक्सर धुआं नुमा कोई चीज़ होती, जैसे धुआं धुआं सा है और बिल्कुल उनके पास है, ज़मीन के अंदर से भी नहीं आ रहा है, एक धुआं निकलता है, ज़मीन से निकल रहा है, भी कोई नीचे चीज़ जल रही होगी, नीचे झांक के देखें तो कुछ भी नहीं है, उनके पास से वो धुआं धुआं सा होता, काला स्या धुआं सा, और अक्सर मैं उस धुएं को अब मैं देख पा रही। इसी तरह कहती हैं एक दिन का टाइम था, मैं अपने कमरे में लेटी थी, मेरे हाथ में मोबाइल था और मोबाइल पे इंसान जिस तरह मुख्तलिफ वीडियोज़ और चीज़ें देख रहा होता है, इसी तरह ये मैं चीज़ें सारी देख रही थी। गर्मियों के ये दिन थे, मोबाइल पे चीज़ें देखते देखते मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ किया। आपकी मोबाइल की स्क्रीन जब ऑन होती है तो उसमें आपको वीडियो और बहुत कुछ तस्वीरें जो कुछ आप देख रहे होते हैं वो लाइट में नज़र आता है, लेकिन जैसे आप उसको ऑफ करते हैं तो मिरर की तरह का बन जाता है, शीशे की तरह का मोबाइल हो जाता है। जिस तरह अभी मैं इसको लॉक कर देता हूँ, अब ये शीशे की तरह है, इसमें आप अपनी झलक देखना चाहें तो पीछे का जो मंजर है मुझे सारा नज़र आएगा, ये पर्दे, ये खुली हुई खिड़की, ये चेयर, वो पीछे लाइट जल रही है बेड के साथ, ये सारा इस तरह नज़र आएगा, ऐसे ब्लैक सा हो जाता है। तो कहती है ऐसे मैंने लाइट उसकी ऑफ की, उल्टी ऐसे लेटी हुई थी, जिस तरह बेड पे आप एक होता है ना उल्टे, आप लेट के ऐसे यूं लेटे होते हैं उल्टे और मोबाइल देख रहे होते हैं, ऐसे ही देख रही थी उल्टी होके। तो मैंने जैसे ही लाइट ऑफ की ताकि मैं उठूं और जो काम करना है करूं, तो मैंने देखा पीछे मेरी सास चलती हुई आ रही हैं। वो मैंने मोबाइल के अंदर क्लियर चलते हुए उनको देखा, वो पीछे चलती हुई आके मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने ऐसे हाथ रख लिए जैसे आप सीधे खड़े होते हैं और अपनी कमर पे दोनों हाथ रख लेते हैं, ऐसे ही उन्होंने अपने दोनों हाथ कमर पे रख लिए और मुस्कुरा पड़ी। अभी मैंने जैसे ही लाइट बंद की, लाइट बंद करते ही पीछे वो आना शुरू हो गई, तो मैंने भी ऐसे मोबाइल ऐसे ही रखा, उनको देखना शुरू हो गई। तो वो चलती हुई बिल्कुल मेरे पास आई, उन्होंने हाथ कंधों पे रखे, ऐसे कमर पे रखे दोनों हाथ और मुस्कुरा पड़ी। तो मैंने उनसे कहा आ गई हैं आप, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं एकदम से तेजी से मुड़ी कि क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रही। जैसे ही मुड़ के देखा पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन ये क्लियर मंजर था। मैंने जब देखा था उनको चलते हुए आई हैं, क्लियर नजर आता है, इस तरह जब आप देख रहे होते हैं, वो क्लियर चलते हुए मेरे पीछे आई हैं और आके कमर पे ऐसे दोनों हाथ रखे हैं और खड़ी हुई और मुस्कुराई हैं। अब लेटा हुआ इंसान जो अपने मोबाइल से इस तरह देख रहा है, पीछे आते हुए शख्स को देख लिया, खड़े हुए देख लिया, मुस्कुराते हुए देख लिया, तो एकदम से जब पीछे मुड़ेगा कितनी देर लगेगी, 1 से 2 सेकंड। और तभी कहती है जब मैंने उनसे कहा आप आ गई हैं, क्योंकि उनको मुस्कुराता हुआ देखा था, वो मेरी सास की तरह थी, और जब उन्होंने आ गई हैं मैंने पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं एकदम से मुड़ी हूं, पीछे कोई नहीं था, फिर भी मैं अपनी जगह पे उठ के खड़ी हो गई। इनको ये क्या था, ये तो वहम नहीं था, ये तो मेरी सास की तरह थी। तो मैं जल्दी से चलते हुए इधर इधर देखना शुरू हो गई, तो साथ वाले कमरे में गई, तो वहां पे मेरी बेटी और सास गहरी नींद सो रहे थे। मैं सासू माँ के पास गई, उनको आवाज़ दी, दूसरी तीसरी आवाज़ पे उन्होंने आंख खोली, वो सो रही थी। मुझे कहती हैं क्या हुआ, मैंने कहा आप कमरे में आई थी। उनकी गहरी नींद से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था, फिर भी जैसे इंसान को ना दिल में एक वहम सा, खौफ सा आ जाता है। तो मैं चली गई, तो उन्होंने कहती है नहीं मैं तो सो रही हूँ, मैं तो कमरे में आई ही नहीं हूँ। तो वो समझ गई कि कुछ हुआ है, और फिर मैंने उनको वाकया भी बता दिया कि अभी कमरे में ये हुआ है। जिन्होंने अब उन रिश्तों का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, मैंने खुद ही इस कहानी में स्किप कर दिया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर जादू करने की कोशिश की थी। अब उन्होंने उनकी इन तमाम वाक़यात के दौरान अल्लाह ने जैसे कैसे उनको एक बेटी भी अता कर दी। अब वो ख्वाहिश रखते थे कि एक बेटा हो जाए।
एक लंबा सफ़र है ज़िंदगी का जो 2006 से शुरू हुआ है और मैं आपको 2024 तक के उनकी ज़िंदगी के वाक़यात सुना रहा हूँ। तो उन्होंने वो पीर फ़कीर या जिनके पास वो गए या जो भी थे उनके भी वो वाक़यात मुझे बताए, लेकिन वो इतने ज़रूरी नहीं है कहानी में, जो हॉरर हैं मैं वो आपको सारे उनके सुना रहा हूँ। वो कहती हैं कि अब इस हद तक जादू का सीन हो चुका था कि मुझे खुद भी महसूस होना शुरू हो जाता था कि अब मेरा सर और मेरे कंधे भारी हो रहे हैं। वो मेरा दिमाग माउफ क्यों हो रहा था, मैं ऐसी कंडीशन में क्यों नहीं आ रही थी, ऐसी कंडीशन में क्यों आ रही थी कि कोई चीज़ किसी को बता नहीं पा रही थी, समझती थी, हर चीज़ को देखती थी, सब कुछ था, लेकिन मैं किसी से कुछ बात कह क्यों नहीं पा रही थी। उसकी मुझे भी जो वजह नहीं पता थी वो बाद में मुझे जाके पता लगी, उसकी रीज़न क्या थी। मैं कमरे में बैठी हुई थी, मेरा सर बिल्कुल भारी हो रहा था, बहुत ज्यादा बोझ था मेरे सर पे, मेरे कंधों पे भी बहुत ज्यादा बोझ था। अजीब सी मैं बेचैनी सी महसूस कर रही थी अपने अंदर, उस कंधों के बोझ की वजह से, उस सर में दर्द की वजह से, और एक अजीब सी घबराहट, दिल की धड़कन तेज और अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक रात का टाइम था, उस वक्त कमरे में कोई भी नहीं था, मैं अकेली बैठी हुई थी। मेरी आंखें खुली थी, मैं सब मंजर को देख सकती थी, उस रात की तारीकी को महसूस कर सकती थी। इसका मतलब है मेरा दिमाग सोचने समझने की सलाहियत से महरूम नहीं हुआ था, मैं सब कुछ सोच समझ रही थी, मेरा दिमाग काम भी कर रहा था। कि तभी वो अपने बोझ को भी मैंने महसूस कर लिया, सर के दर्द को भी, बेचैनी को, दिल के धड़कन को भी, कि ये क्या हो रहा मेरे साथ। कि तभी मेरी उन खुली आंखों ने उस दिन पहली दफा देखा, मेरे आगे सीने वाली जगह से मैंने एक धुआं सा निकलता देखा। बाकायदा एक धुआं सा था, काला स्याह सा धुआं, जैसे आग लगती है और आग इस अंदाज में हो कि शदीद काला स्याह धुआं बन जाए। एक होता है हल्का हल्का धुआं, एक होता है काला स्याह बहुत ज्यादा धुआं जमा हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा सा। ऐसा ही एक धुआं सा निकला मेरे वजूद के मेरे आगे वाले हिस्से से, ऐसे निकला। और वो गाढ़ा गाढ़ा धुआं जैसे ही निकला, मैंने ऐसे देखा, वो गाढ़ा स्याह धुआं सा था निकला और बिल्कुल ऐसे धुआं सा बन के खिड़की की तरफ गया और खिड़की से बाहर चला गया। उस धुएं की कोई शक्ल नहीं थी, उस धुएं की कोई शेप नहीं थी, सिर्फ धुएं की तरह ही था, लेकिन उसको क्लियर मैंने अपने वजूद से निकलते देखा और खिड़की से बाहर जाते देखा। जैसे ही वो धुआं बाहर गया, मुझे ऐसे लगा मेरा सर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया है, मेरा वजूद, जो कंधे भारी हो रहे थे, बेचैनी हो रही थी, दिल की धड़कन हो रही थी, ऐसा लगा बिल्कुल मैं नॉर्मल हो गई हूं, बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूं। वो जो कुछ भी था वो धुएं की वजह से हुआ था, जो मैं बहुत ज्यादा अजीब सी हुई थी। जैसे ही वो धुआं निकल के गया, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। अब वो कहती हैं कि एक रात में इसी तरह सोई थी, इस बीच में उनको एक बुजुर्ग भी मिले जो उन्होंने मुझे कहानी में बताया है। उनको सांस की बीमारी थी, लेकिन जब उनसे उनका राब्ता हो गया, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारे वाकयात हो चुके थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वाकयात देखे हैं। उनका एक साथ वाला 5 कमरों पर मुश्तमिल एक पुरानी हवेली थी, जो बताते हैं बहुत पुरानी थी, जब इंडिया पाकिस्तान नहीं बना था उससे भी पुरानी थी वो, जहाँ वो और उनकी सास जाती थी। अक्सर वहाँ पे एक अमरूद के 2 दरख्तें आमने सामने लगे हुए थे। वहाँ पे वो एक ब्लैक शैडो को, जिसने ब्लैक शलवार कमीज भी पहने हुए देखा था। वो कहती हैं जब एक दफ़ा मैं गई अपनी शाम के टाइम वहाँ पे, तो उन अमरूदों के बिल्कुल दरमियान में उस शख्स को खड़े हुए देखा था। उसने ब्लैक शलवार कमीज पहनी हुई थी, बड़े बड़े उसके शोल्डर तक बाल थे, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह, जिस तरह चेहरा होता है उसका चेहरा था, शोल्डर तक उसके बाल आए हुए थे और ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस खड़ा था। मैं जैसे ही गई, उसको मैंने जैसे ही देखा, वो एक शख्स रात के टाइम वहां पे खड़ा है, मैं एकदम से डर सी गई। हमारे इस घर में ये शख्स ये क्या कर रहा है? कहती मैंने उसको देखा और मैं उसको चौंक सी गई, और मैं वहां से निकलने ही चाहती थी कि मेरी सासू माँ वहां पे आ गई, और उनसे मैंने इस बात का फौरन जिक्र किया। उन्होंने पूछा कहाँ, मैंने इशारा किया और उस तरफ देखा तो वहां पे अब कुछ भी नहीं था। मैंने उसको क्लियर देखा था, लेकिन जब मैंने सासू माँ को बताया था अब कुछ नहीं था, तो मुझे लगा जैसे वो समझेंगी कि कहाँ है। तो वो आगे से बोली, हाँ इस जगह पे मैं भी कई दफ़ा शैडो को
देख चुकी हो तुम। ब्लैक शलवार कमीज पहने वो अक्सर यहां पे खड़ा होता है। तो उस बात की तस्दीक हो गई थी, इसको मैंने देखा था, अकेले मैंने नहीं देखा था, मेरी सासू माँ ने भी देखा था। वहां पे भी कई मामलात जादू के थे, वहां पे भी कई इस तरह के वाकयात हुए। तो मैं बुजुर्ग का बता रहा था, एक बुजुर्ग से उनका राब्ता हुआ तो उन बुजुर्ग ने उनको बहुत सारी बातें बता दी थी कि आपके ऊपर जादू हुआ है, फलां फलां ने किया है, करीबी हैं जो इन्होंने किया है, हड्डी दबाई थी, आपके बच्चे को रोकने की कोशिश की थी, उनकी ख्वाहिश थी कि दोबारा कोई, वो जो हाथ फेरा गया था आपके पेट के ऊपर वो उस बच्चे की मौत वाक़ई करने के लिए था, वो बच्चा मरा था और उनके यहाँ बच्चा हुआ था। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने उनको बता दी थी और उनके इलाज से ये हुआ, वो कहते हैं मैं और मेरा शौहर, मेरी सास, हम बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो गए थे। स्पेशली मैं और मेरा शौहर, जिनके साथ बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतर होते गए, हमारे हालात बेहतर होते गए, हमारी परेशानियां बेहतर होती गई। वो जो घर के अंदर हम एक शैडो को मूव करते आते जाते देखते थे, क्योंकि अब हमारे घर के अंदर हालात इस तरह के हो गए थे कि समझ ही नहीं आती थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर वक्त महसूस होता था, कभी धुएं की शक्ल में, कभी शैडो की शक्ल में, कभी मेरे वजूद से निकल रहा है, कभी शौहर के साथ लेटा हुआ है कोई, कोई शौहर के साथ बैठा हुआ है, शौहर के साथ धुआं मौजूद है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ वाकया हो रहा था। लेकिन उन बुजुर्गों से इलाज करवाने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे हालात आहिस्ता 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 बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर होते गए। लेकिन उनको सांस का प्रॉब्लम था कि वो एक दिन अल्लाह को प्यारे हो गए। वो अल्लाह को प्यारे क्या हुए, जहां पे हमारे हालात ख़त्म हुए थे, फिर से नए सिरे से वही हालात पैदा होना शुरू हो गए जो पहले से ही हमारे हालात बने हुए थे, अब फिर उसी तरह हालात बनना शुरू हो गए। एक दिन वो कहती हैं कि कुछ ख़वातीन जिन पे मुझे शक था, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बताया, तो वो बातें कर रही थी, मुझे लग रहा था कि ये कुछ जादू की और इस तरह की आपस में बातें कर रही हैं, जिस तांत्रिक के पास ये जाती हैं और जो जादू वगैरह कराती हैं उसके ऊपर ये बातें कर रही हैं। तो मैंने तरीके से मोबाइल उठाया और मोबाइल को जाके उनके करीब रख दिया ताकि इनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकूं। उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज में कहा, मदर साहब मुझे पता है ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं इनकी बातें सुन सकूँ। मेरी सिर्फ ये नीयत ये थी कि फिर से हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं, कौन है जो हमारे ऊपर जादू कर रहा है, किससे ये तंत्र मंत्र से ये करवा के आते हैं, क्या है। मेरा मोबाइल वहाँ पर रखा रहा, रिकॉर्डिंग होती रही और थोड़ी देर के बाद मैंने, जब वो वहाँ से उठी, मोबाइल उठा दिया। तकरीबन 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। अब वो दोनों ख़वातीन जा चुकी थी और मेरे अंदर बेचैनी थी कि अब मैं इन आवाज़ों को सुन सकूं कि उन्होंने आपस में बैठ के क्या बातें की हैं। तो तभी मैंने अपने मोबाइल को उस रिकॉर्डिंग जहां पे हुई थी 5 मिनट कुछ सेकंड की, उसको प्ले किया तो मेरी हैरत की इंतहा हो गई कि मेरे मोबाइल ने किसी भी उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं किया था, जो बिल्कुल उनके पास पड़ा था, जिसको क्लियर उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, उस मेरे मोबाइल ने व्हाट्सएप पे ही, वो कहती है मैंने रिकॉर्डिंग लगाई थी व्हाट्सएप पे, जब आप रिकॉर्डिंग पे लगा के रख देते हैं, उनकी किसी एक भी आवाज़ को व्हाट्सएप ने रिकॉर्ड नहीं किया था। कुछ भी उनकी बात रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ऐसे लगता था जैसे कोई ख़वातीन दो बैठी ही नहीं है, जबकि वो इतना अच्छा खासा ऊंचा बोल रही थी कि क्लियर रिकॉर्ड होना चाहिए था। हैरत की बात यह थी, उस ख़वातीन की रिकॉर्डिंग की बजाय मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे शोर शराबे रिकॉर्ड हुए जैसे औरतें, मर्द, बच्चे वहाँ पे बोल रहे हों, दूर से उनकी आवाज़ आ रही हो, काफ़ी लोग हों, बहुत ज़्यादा लोग हों, जैसे 200-300 के करीब कोई लोग हो, औरतें, मर्द, बच्चे, जहाँ पे जिस तरह शादी हो रही होती है और बोल रहे होते हैं, शोर शराबा होता है, शादी तो नहीं, जिस तरह मतलब इकट्ठे हुए होते हैं, तो उनकी दूर से वो आवाज़ें कैच कर रहा था मोबाइल, उसने रिकॉर्ड भी कर लिया कि दूर से आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा लोगों के बोलने की, एक शोर सा है लोगों के बोलने का, लेकिन वो जो पास बैठी हुई थी उन दोनों की आवाज़ को मोबाइल ने रिकॉर्ड नहीं किया। और मैं हैरान रह गई ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जादू का सिलसिला फिर से जो शुरू हो चुका था, अब मैं फिर उस घर में जहां चीज़ों को देख रही थी वहां फिर एक ख्वाब बेचैनी, एक ख्वाब मुसलसल था जिसको मैं देख रही थी।
अब मेरे अंदर बेटे की ख्वाहिश थी, एक शिद्दत के साथ बेटे की ख्वाहिश कि मुझे बेटा चाहिए था। बेटी मेरी हो गई थी माशाल्लाह, लेकिन शौहर को, बीवी को यकीनन सी बात है एक ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ एक बच्चा हो। लेकिन वो जो तावीज़ात और मामलात हमारे साथ हो रहे थे, तो अक्सर ऐसा होता कि मैं रात को जब लेटी होती थी तो मेरे कान में एक आवाज़ आती थी, और आवाज़ का अंदाज भी यही होता था, पूजा पूजा, विस्पर वाले अंदाज में, ऊंची आवाज़ में नहीं, पूजा। और जब मेरी आंख खुलती, इस वजह से खुलती कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है, और जैसे ही मेरी आंख खुलती तो फिर उस आवाज़ को कभी कभी मैं फिर से खुली आंख से भी सुन लेती थी, पूजा, किसने मेरा नाम पुकारा है। क्योंकि एक ख्वाब जो उन दिनों में मुझे बेइंतहा बेचैन कर रहा था, वो था एक औरत, एक भयानक सी शक्ल वाली औरत जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो मेरे ख्वाब में आती और उसका बड़ा सा पेट होता, वो मां बनने वाली थी, ऐसी जैसे बिल्कुल आजकल में वो मां बनने वाली हो, इतना बड़ा उसका पेट होता। और वो आधे चेहरे वाली भयानक सी औरत मेरे सामने आकर खड़ी होती। उसका चेहरा बहुत भयानक था, जले होने की वजह से। मुझे देख के मुस्कुराती और एक जोर से कहका लगाती, और जैसे ही कहका लगाती उसका वो बड़ा सा जो पेट होता वो फट जाता। ऐसा जोरदार एक आवाज पैदा होती कि उसका वो पेट फट सा जाता, और उसके पेट के अंदर से खून ही खून हर जगह पे फैल जाता, और उसकी आंतड़ियां, उसके अंदर का सारा आंतड़ियां, पेट, ये वो सारा लटक जाता, और वो खून से भरी होती। उसके छींटे मुझ तक भी पहुंचते, और वो कहके लगा रही होती। और जैसे ही मैं ख्वाब देखती तो उसी वक्त मेरे कानों में एक आवाज आती, पूजा पूजा, और मैं जाग जाती, और मैं बेचैन होकर इधर उधर देखना शुरू कर देती। मुसलसल ये ख्वाब अभी भी कुछ दिनों पहले, जब से मुझसे पानी दम करा रही, उससे पहले ये वो कह रही है मैं ख्वाब ये देख रही थी। अभी भी वाकयात, अभी भी चीज़ें, अभी भी सब कुछ वैसा हो रहा था। मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, हो सकता है मैं इसके कुछ पॉइंट मिस भी कर गया, इसलिए मैंने पहले उनसे माफ़ी कर ली, क्योंकि वो जो मकान के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें मुझे बताई हैं। मकान के अंदर भी बहुत सारे वाकयात हुए, लेकिन जादू का मामला उनके ऊपर इतना शिद्दत के साथ रहा। वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी आपके साथ जादू किया है, बहुत शदीद किया है, आहिस्ता 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 ये सारा तोड़ हो जाएगा। और तोड़ हो भी रहा था, आहिस्ता आहिस्ता होता भी जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता तोड़। लेकिन उनके इस दुनिया से चले जाने से क्या हुआ कि फिर से मामलात वहीं से शुरू हो गए। उसके बाद वो कहती हैं, हमने कोई पीर फकीर आमिल, कोई भी बंदा जिससे हमें उम्मीद हो कि हम तोड़ करा सकें उस जादू का, जो घर में आज भी बेइंतहा हमें शैडो नजर आते हैं। शौहर के बाद अभी भी मैं कई दफ़ा बैठे हुए देखती हूँ, शौहर देख चुका है, मैं अपने वजूद से धुएं को निकलते हुए देखती हूँ, मेरी सास कई चीज़ें देख चुकी है। पंजाबी में उन्हें सारा वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजी कि मेरे शौहर अक्सर कहते हैं, वो वेखी अंदर कौन गया जे, उस शैडो को देख के कहते हैं, और देखिए अंदर फिर गया जे। तो सारी चीज़ें देखती, तो जब हर तरफ से वो नाउमीदी, कहीं से वो कहती हैं कोई उम्मीद नहीं थी, तो फिर उनका मुझसे राब्ता हुआ, उन्होंने वो शो देखा और मुझसे राब्ता किया। अब वो उस शो में आके मुझसे पानी दम कराती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बताती हैं उनके साथ बहुत फ़ायदा होना शुरू हो गया। जिस तरह वो एक बुज़ुर्ग, वो उन्होंने जिक्र किया जिनसे राब्ता उनका हुआ था और वो ठीक हो रही थी, और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मामलात फिर से ख़राब हो गए। तो अब वो सिलसिला फिर से शुरू हो गया कि उनके मामलात बेहतर होना शुरू हो गए। रहेगी पूजा, मेरी सिस्टर, मेरी बहन, अब आप एक काम कीजिए, अब आप कहानी मेरी सुन ली है, मैंने आपकी पूरी कहानी सुना दी। आपने फिर से अपने शोहर की, अपनी सासू माँ की, जितने भी घर के अंदर लोग हैं और जिनके ऊपर शक है उनकी भी, सबकी मुझे तस्वीरें भेजिए जिन जिन की आपके पास अवेलेबल है। नहीं तो कम से कम अपनी और अपने शौहर की ज़रूर मुझे भेजिए, और अपनी सास की। इंशाअल्लाह पहले मैं इसको भी हैंडल कर रहा था इस अंदाज में कि जिस तरह सबको पानी दब करके देता हूँ, लेकिन अब आपका केस इस तरीके हैंडल करूँगा कि फ़ौरन इंशाअल्लाह जो आप नेक ख्वाहिश रखती हैं वो भी आपकी पूरी होगी, बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी होगी। और इंशाअल्लाह बच्चे के लिए मैं एक बात पहले कह दूँ, रब ने अता करना है तो वो रब देगा, मैं नहीं दे सकता, कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई पीर फकीर नहीं दे सकता, दुआ ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन किसी ने रुकावट डाली हुई है और बंदिश डाली हुई है, वो तोड़ हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको बच्चा मिल जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको उम्मीद दिला रहा हूँ, अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह आपके यहाँ बच्चा होगा। और जो जादू है, यह मैं आपको एमरजेंसी केस लेके आज कहानी में अनाउंस कर रहा हूँ, एमरजेंसी केस समझ के आपके केस को हैंडल करूँगा। इंशाल्लाह आपका केस
हल कर दूंगा फौरी तौर पे। आपके जितने भी मामलात हैं, जो कुछ भी इस वक्त खौफ की फ़ज़ा है, वो जो धुआं है आपके अंदर से निकलता है, असल में वो धुआं नहीं है, आप समझ चुकी हैं। शौहर के जो साथ भी है और जिन्होंने किया है, सारा कुछ इंशाल्लाह मैं अब आपको इमरजेंसी केस को कल के फौरी तौर पे अपने इसी नंबर पे मुझे डिटेल सेंड कीजिए। और हो सके तो आप फ्राइडे को आके, पानी मुझसे दम कराती हैं तो आप फ्राइडे को कहिएगा सर मैंने अभी अभी भेज दिए, आप प्रोग्राम के बाद मुझे बता दीजिएगा, तो मैं फ्राइडे को ही आपका, क्योंकि इस वक्त भी मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त अमेरिका में दिन की रोशनी है और इंडिया में इस वक्त रात हो रही है, यानी यहाँ पे वहाँ पे इंडिया में रात के 3 हो रहे होंगे। उसके बाद फिर मेरे अपने मामलात में अभी बिजी हो जाऊँगा, तो जुमे का मुझे याद कराइएगा कि सर मैं वही पूछा हूँ जो आपको कॉल करती हूँ, तो इंशाल्लाह आपके केस को एमरजेंसी पे लेके मैं हल करूँगा और आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद कॉल करूँगा। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, आपको समझ आ जाएगी क्यों मुझसे सलाम दुआ के बाद फ़ौरन पानी दम कराती हैं। वो कहती हैं कि हर जगह से नाउमीद हो गए थे, कहीं पे भी जिनके पास जाते थे सब पैसे 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 मांगते थे और पैसे के अलावा कोई बात नहीं। वाहिद आप हैं जो पैसे नहीं देते, जब कॉल करें आप हेल्प कर देते हैं। तो जी मैं हाज़िर हूँ इंशाल्लाह इस केस को फौरी तौर पे एमरजेंसी के केस पे, क्योंकि मैं सबका फ़ी सबिलिल्लाह काम करता हूँ, तो इंशाल्लाह इस केस को मैं फौरी तौर पे हल करूँगा एमरजेंसी बेस पे। और इंशाल्लाह ये फीडबैक देंगी खुद से कि अल्हम्दुलिल्लाह A1 हो गया, ज़बरदस्त हो गया पहले की तरह। तो ये थी जी पूजा की कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी और मैंने आपको सुनाई हॉरर स्टोरी का। सब नए आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए। अब लोग वापस अपनी कहानियाँ भेज रहे हैं, जो जो मैसेज सुनता जा रहा है, जिनका कहानी अभी तक प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई और उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है, तो मुझसे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह नहीं, वो रब्ता ना करें, वो जिन्होंने मुझसे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है कि मुझसे डिलीट हो गए थे, डिलीट नहीं हुए बल्कि वो नहीं हो रहे थे, ओपन नहीं हो रहे थे, फेल्ड लिखा हुआ आ रहा था, आप दोबारा से अपने वॉइस मैसेज सेंड कर दें तो मैं आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल कर दूंगा। नई कहानी भेजने वाले भी मेरा व्हाट्सअप का नंबर नोट कर लें, +92 पाकिस्तान का कोड है, 3136655500। मैं रिपीट करूँगा, +9231365500। उर्दू में इसको कहेंगे जमा 923136655500। इस पे आप मुझे अपनी कहानी सेंड कीजिए, वॉइस में से रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। और आखिर में आपने उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी, STORY स्टोरी लाजमी लिखना है। आप कहानी या स्टोरी लिखना अगर भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। आज की हॉरर स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।